डियर स्टूडेंट, जेनेटिक्स के पहले लेक्चर में हमने आपसे मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे उन कैरेक्टर के ऊपर हमने आपसे बात कर लिया था। 7 कैरेक्टर थे टोटल। स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड कलर, पोड शेप, सीड शेप और क्या था, सीड कलर था। पोड जानते हो क्या होता है? जो मटर नहीं होती है, आपने देखा होगा, उसमें जो छिलका होता है, ये तो अंदर दाना होता है, ये फर्टिलाइज ओव्यूल होता है। जो छिलका होता है ना, इसी को पोड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, पी के अंदर प्लासेंटेशन कैसा होता है बता सकता है कोई? मार्जिनल होता है, मार्जिनल। चलिए, आज हम बात करते हैं किसके ऊपर, दूसरे लेक्चर में वर्क ऑफ मेंडल। मेंडल ने क्या काम किया था उसको डिस्कस करते हैं और फिर जेनेटिक्स से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। पहले क्या है कि जब मेंडल कैसे काम करते थे ये चीज़ समझना। सबसे पहला काम उनका था कि वो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करते और हमेशा वो कैसा होता, ट्रू ब्रीड होता। सबसे पहले मेंडल पेरेंट सेलेक्ट करते, फिर पेरेंट सेलेक्ट करने के बाद उसके बीच में क्रॉस करा देते और क्रॉस करने से F1 जनरेशन मिलती। फिर उस F1 जनरेशन की क्या कर देते, सेल्फिंग कर देते। तो इसे कौन सी जनरेशन मिलती, F2 जनरेशन मिलती। यही थे मेंडल के काम। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले पेरेंट चुना, पी का मतलब यहाँ पेरेंट है। एक टाल लिया, दूसरा कौन सा, डार्फ लिया। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड के होते थे और प्योर लेते थे। तो जो टाल प्लांट था, जो मेल था, इससे गैमेट बना। जो डार्फ पेरेंट था, इससे भी क्या बना, गैमेट बना। गैमेट आपस में फ्यूज़ किया, ये आ गई फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन आ गई। तो उससे जो F1 जनरेशन मिलती थी, इस F1 जनरेशन में फिर ये क्या करते, क्रॉस करते, सेल्फिंग करते। तो टाल प्लांट लिया, इसकी इन्होंने सेल्फिंग किया, यानी कि टाल का क्रॉस किसके साथ, टाल के साथ। तो यहाँ से गैमेट बनेंगे और गैमेट आपस में क्या किए, फ्यूज़ किए। तो इतना करने के बाद मेंडल ने पाया था कि 3 प्लांट फिर कैसा है, टाल है और एक क्या आया, डार्फ आया। अभी मैं इसके जीन से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेंडल को भी जीन वगैरह तो दिखा नहीं है। मेंडल ने भी अपनी जगह पे जीन की जगह पे क्या इस्तेमाल किया था, फैक्टर ड्रम इस्तेमाल किए थे ना। तो बस उन्होंने एक टाल प्लांट लिया था इस तरीके से और एक डार्फ प्लांट लिया था, क्रॉस किया, F1 जनरेशन में सारे के सारे टाल मिले। फिर इसकी टाल की सेल्फिंग करा के तो उन्हें 3 टाल मिल गया था और एक क्या मिला था, डार्फ मिला था। फिर यहीं से कुछ टर्म निकाले गए, व्हाट इज़ डोमिनेंस एंड व्हाट इज़ रेसेसिव। डोमिनेंस उसे कहते हैं कि जिनके कैरेक्टर विच अपीयर इन F1 जनरेशन। जैसे F1 जनरेशन यहाँ पे जो आई वो कैसी आ गई, टाल आ गई। तो जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसे टाल कह देंगे। दूसरा शब्द है रेसेसिव। मतलब एक डोमिनेंस हो गया, दूसरा शब्द कौन सा, रेसेसिव। रेसेसिव देखिए, ये वो कैरेक्टर होते हैं जो अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं और F1 में छिपे रहते हैं। F1 में हाइड रहेगा, सेल्फिंग कराने पे F1 से सेल्फिंग कराने पे F2 में आपको क्या होगा, ये दिखेगा। तो ये रेसेसिव कहलाएगा। इसके बाद अगला टर्म क्या है, और मेंडल क्या है, सुन लीजिए। मेंडल जो है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं मानते थे। इनका ये मानना था कि जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रोजनी में लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, पार्टिकल फॉर्म में होते हैं, जिसे इन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। मेंडल ने जीन की जगह पे फैक्टर टर्म इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो अब जीन टर्म किसने दिया था, इसको भी सुन लेते हैं क्या है जीन के बारे में। पहली चीज, जीन टर्म गिवन बाई जॉनसन ने दिया था। इट इज़ द यूनिट ऑफ हेरिडिटी है ये। जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए है विच कोड प्रोटीन, है ना, एंड प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जीन ऑलवेज बी इन पेयर और इट इज रिप्रेजेंट बाई अल्फाबेट। ये जीन से जुड़ी बातें हैं, जैसे हमने ऐसे लिख दिया कैपिटल टी, ये मैंने जीन को रिप्रेजेंट किया। तो इसके बारे में जॉनसन ने बताया था। ये कहाँ से आता है, क्रोमोसोम आप ऐसे बनाते हो, है ना, ऐसा डीएनए बनाते हो, इसके अंदर डीएनए की कंडेंसेशन से। तो डीएनए का पार्ट ही क्या होता है, जीन होता है, जो लोकेटेड कहाँ पे, ये क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड होता है। चलिए, तो 3 टर्म हमने क्लियर कर लिए। एक हो गया डोमिनेंस, रेसेसिव और कौन सा, जीन। अगला पढ़ते हैं एलील। इसको समझिए थोड़ा सा। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ सेम जीन का अल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट इन कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम।
अब यहाँ पे देखिए हमने बनाया है, जैसे ये एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इस जगह पे एक जीन है, इस जगह पे एक जीन है, टाल का लिया, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस ये कहलाएगा। ये कौन से लोकस हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस। तो यहाँ पे जो अल्टरनेट फॉर्म होगा करस्पॉन्डिंग लोकस पे होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एलील कह देते हैं। जिनमें से डोमिनेंट एलील को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, और जो रेसेसिव एलील होगा उसे स्मॉल लेटर से। जैसे प्लांट की हाइट टाल है तो कैपिटल टी, डार्फ है तो स्मॉल टी, सीड कलर येलो है तो कैपिटल वाई, ग्रीन है तो स्मॉल वाई। तो ये जो कैपिटल टी का अल्टरनेट फॉर्म कौन सा है? स्मॉल टी है। कैपिटल वाई का अल्टरनेट फॉर्म कौन सा है? स्मॉल वाई है। ये क्या बन जाएगा? एलील कहलाएंगे एक दूसरे के। इसके बाद अगला टर्म है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। ये तो आसान है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर दोनों एलील एक जैसे तो होमोजाइगस, यानी कि दोनों एलील एक जैसे हों। जैसे यहाँ पे देखिए हमने बनाया कैपिटल टी, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है और दोनों एलील एक जैसे हैं तो इसे होमोजाइगस कह देंगे। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम हमने बनाया, यहाँ पे स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं तो क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कह देंगे। वहीं पे अगर डिफरेंट है तो क्या बोलोगे आप? हेट्रोजाइगस कह देंगे। ये बेसिक सी बातें आती हैं। चलिए, पुनेट स्क्वायर के लिए आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? ये भी एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये एक तरीके से जो आपको प्रोजनी मिलती है उस प्रोजनी को अरेंज करने में मदद करता है। पहली चीज़, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन F1 एंड F2 जनरेशन अंडरस्टूड बाय पुनेट स्क्वायर। यानी कि जो जाइगोट बनता है जिससे फिर आगे प्रोजनी आएगी, चाहे वो F1 में बना हो या F2 में बना हो, उस चीज़ को तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो पुनेट स्क्वायर से। पुनेट स्क्वायर क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग का पॉसिबल जीनोटाइप यहाँ से निकाला जा सकता है। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन रिटेन इन द बिलो द स्क्वायर बॉक्स। ये भी ध्यान देना, ये जो आप पुनेट स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बॉक्स बनाते हो ना, तो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता है आप उसे इस स्क्वायर बॉक्स में यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, बल्कि कहाँ पे लिखना पड़ेगा? बिलो, नीचे की तरफ। ये भी चीज़ ध्यान देना। और इस पुनेट स्क्वायर को जो डेवलप किया था एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? रेजिनाल्ड सी पुनेट। इसी को हम लोग पुनेट स्क्वायर कहते हैं या चिकर बोर्ड या स्क्वायर बोर्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया पुनेट स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, अगला टर्म समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि इसका नाम है वैसे इसकी डेफिनेशन बनेगी। मोनो मतलब हम जानते हैं एक होता है, तो इसमें क्या होगा? एक ट्रेट नहीं, ये चीज़ ध्यान देना। जब आप क्रॉस करो बिटवीन द वन कैरेक्टर लेके, 7 कैरेक्टर थे उनमें से एक कैरेक्टर, जैसे कि स्टेम हाइट, वन कैरेक्टर ऑफ बोथ ट्रेट, एक कैरेक्टर के दोनों ट्रेट के साथ जब आप क्रॉस करते हो तो उसका नाम क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेम हाइट लिया, टाल एंड डार्फ लिया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस किया, यहाँ से गैमेट आया स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ पे कौन आया? कैपिटल टी आया। मैं आपको बताऊंगा, हालांकि मैंने जो एक लेक्चर है मेरा टेस्ट क्रॉस का, उसमें मैंने गैमेट्स बनाना भी सिखाया है, तो अभी यहाँ पे भी बता दूंगा मैं। कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में फ्यूज़ किए, F1 जनरेशन आ गई। F1 जनरेशन में हमने सेल्फिंग किया, और इस सेल्फिंग में आप देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस बाई कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ से गैमेट बनेंगे। गैमेट जब भी बनते हैं तो वहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है, तो सेग्रीगेट कर जाते हैं। ये एलील अपने फॉर्म में, एलीलिक फॉर्म में सेग्रीगेट कर गए हैं। ये अपने आप में, अगर आप इस गैमेट को देखो 50% है, ये भी अपने में 50% है, यानी कितना है? 1/2 है, ठीक है। अब यहीं से गैमेट फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं? बाइनॉमियल एक्सप्रेशन से रिजेंबल किया गया है। बाइनॉमियल एक्सप्रेशन क्या कहती है? ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर, जहाँ पे x क्या होता है? ये कैपिटल टी को बताता है, y क्या होता है? ये स्मॉल टी को मैंने लिखा हुआ है, और जो a है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ t है, और जो यहाँ पे b है वो क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल टी है। ये जो कितनी होती है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 50% होती है, 50% होती है। अब इसी चीज़ को अगर आप एक्सप्रेस करोगे, जैसे ए क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल टी,
तो इस ए की जगह पे मैं कितना लिख दूंगा, हाफ लिख दूंगा। और एक्स क्या बताता है, ये टी बताता है, कैपिटल टी, तो एक्स की जगह पे कितना आ गया, कैपिटल टी आ गया। ऐसे ही फिर प्लस था, हमने क्या किया, प्लस यहाँ पे ले लिया। फिर बी क्या है, ये भी प्रोबेबिलिटी बताता है, तो ये भी कितना होगा, ये हाफ हाफ। और जो यहाँ पे वाई है वो किसको बताता है, स्मॉल टी को बताता है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, स्मॉल टी। पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब इसको ऐसे भी ओपन कर सकते हो अलग अलग करके। तो यहाँ से क्या बना, देखिए यहाँ से क्या बना, हाफ ऑफ टी कैपिटल टी प्लस हाफ ऑफ स्मॉल टी, इसका मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आता है तो मल्टीप्लाई कर लोगे, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और ये कहीं ना कहीं क्या, ये बाइनामियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप खुद देख सकते हो, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बुक में दिखाया गया है और इसको मैंने समझाया भी है कि ए एक्स प्लस बी वाई ये बाइनामियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। तो कैसे है ज़रा एक बार देखिए, यहाँ पे क्या करा, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। हमने एक्स को क्या माना है, कैपिटल टी, और वाई को क्या मान लिया है, स्मॉल टी, जो कि ए क्या बताता है, कैपिटल टी की प्रोबेबिलिटी बताता है। स्मॉल भी क्या बताता है, ये स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी बताता है। तो ये जो ए होगा, ए की जगह पे कितना बन जाएगा, हाफ, और एक्स की जगह पे कैपिटल टी प्लस बी की जगह पे कितना आ जाएगा, हाफ, और वाई की जगह पे कितना, स्मॉल टी, इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करोगे तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से चीज़ें निकल के चली जाएंगी। क्लियर है ये। अगला टर्म समझते हैं क्या है। अभी हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। अब देखिए जो टेस्ट क्रॉस है, मैंने इसको अपने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, अगर सीरीज चल रही है तो फिर देख लीजिए, बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगा यहाँ पे। F2 में जो आपको टाल मिलेगा, अब F2 के टाल कौन कौन से होते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। इन्हीं का क्रॉस जो है पेरेंट से करा देना, और कौन से पेरेंट से, रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो हमने क्या किया, F2 का टाल एक ये मिलता है, F2 का टाल एक ये मिलता है, ये है रेसेसिव पेरेंट, ये है रेसेसिव पेरेंट, इनके साथ आप क्रॉस कर दोगे तो यहाँ से सारे के सारे कैसे मिल गए, टाल मिल गए। और यहाँ पे आपको कैसा मिलेगा, 50% टाल होगा और 50% कैसा मिलेगा, डार्फ मिल जाएगा। तो अगर F1 पूरा डोमिनेंट, तो इस केस में होमोजाइगस टाल होगा, ये जो F2 का टाल मिलेगा ना वो होमोजाइगस टाल होगा। और अगर 50% और 50% का रेशो निकल के आए तो जो F2 में टालनेस था वो किस जीनोटाइप की वजह से रहेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी की वजह से रहेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये था टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के बाद एक क्रॉस और डिस्कस करते हैं, ये भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, वीडियो में जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ, आप उसे देख सकते हो। इसमें क्या है, बैक क्रॉस में क्या होता है, जो डोमिनेंट फिनोटाइप का, अब डोमिनेंट फिनोटाइप कौन सा है, ये है कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट फिनोटाइप है। इस डोमिनेंट फिनोटाइप का बैक जाके या तो इस पेरेंट से या तो इस पेरेंट से बैक जाके क्रॉस करना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये बैक क्रॉस कहलाता है। एक होता है रेसिप्रोकल, इसको समझते हैं क्या है। जब कभी भी, जैसे आपने क्या किया था ना, पेरेंट का जो जेंडर है उसे आप रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या, जैसे हमने लिया मेल लिया कैपिटल टी, फीमेल लिया स्मॉल टी, इसके जेंडर को उल्टा कर देंगे। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल टी मेल को बनाया था, तो कैपिटल टी इस बार क्या बन गया, फीमेल बन गया। स्मॉल टी यहाँ पे फीमेल था, स्मॉल टी यहाँ पे क्या बन गया, मेल बन गया। तो अगर आप ऐसा करते हो और यहाँ पे F1 जनरेशन लिया आपने, यहाँ पे कौन सी ली, F1 जनरेशन, तो दोनों की F1 जनरेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये होता है, अगर सेक्स ऑफ पेरेंट इज रिवर्स्ड है ना, तो कैरेक्टर कंट्रोल बाय द, और जो कैरेक्टर कंट्रोल किए गए किससे, कैरियो जीन से, जो न्यूक्लियस में होता है। कैरियो जीन्स का मतलब ऐसे जीन्स जो न्यूक्लियस में होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में होगा ये रिजल्ट अफेक्टेड हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब क्या है, मेंटल के कुछ मैंने आपकी टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली है। इसके बाद ये है कि टर्मिनोलॉजी डिस्कस करने के बाद हम मेंडल्स के लॉ पढ़ते हैं। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर मेंडल ने प्रपोज किया था कितने को, दो जनरल रूल बनाए हैं, जिनमें से एक है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और दूसरा कौन सा होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
जो थर्ड रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, वो डाई हाइब्रिड क्लास के ऊपर बेस्ड है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बातें हैं मैं आपको बताता हूँ, और इसकी डेफिनेशन आप तो ऐसे लिख सकते हो कि जैसे मेंडल के जो वर्क थे वो याद रखिए। सबसे पहला काम मेंडल क्या करते थे, पेरेंट को चूज करते थे और इन पेरेंट को हमेशा प्योर लेते थे और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का। तो ये वाला टाल हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये डार्फ हो गया। इनमें से एक को मेल बना दें, एक को फीमेल बना देते हैं। फिर उन्होंने बोला कि गैमेट बनेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, गैमेट कैपिटल टी बनेगा, यहाँ से कौन सा स्मॉल टी बनेगा, और ये आपस में फ्यूज करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये रही F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन कैसे मिलेगी आपको, डोमिनेंस मिलेगी। दैट्स वाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी कि जब कभी हम कंट्रास्टिंग ट्रेड के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में आपको डोमिनेंस कैरेक्टर ही नजर आते हैं। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। और इसमें क्या बेसिक बातें बताई गई हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में, समझिए। जो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि क्या है, व्हेन ए पेयर ऑफ एलील present in the F1 hybrid only one of them dominance। अच्छी बात है। ये क्या कह रहा है, जब ए पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट है कहाँ पे, F1 हाइब्रिड में, तो उस F1 हाइब्रिड में ओनली वन ऑफ देम क्या करता है, डोमिनेंस होता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड है और ये F1 जनरेशन अभी मैंने बनाया था। तो इस पेयर ऑफ एलील जो प्रेजेंट है F1 में, और इनमें से कैपिटल टी वाला ही अपने को क्या करेगा, डोमिनेंस। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला हुआ है, ये तो पहला पॉइंट हो गया था। जो कैरेक्टर होते हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं डिस्क्रीट यूनिट में। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग यूनिट, जिसे हम लोग फैक्टर के नाम से जानते हैं। और जो फैक्टर होंगे, जैसे आज जीन है, वो हमेशा किस में अकर होते हैं, पेयर में। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, व्हेन ए पेयर ऑफ एलील प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड, तो उनमें से कोई एक अपने आप को, जो डोमिनेंस होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसी का कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। दूसरा, ये जो कैरेक्टर है, देखिए कैसे लिंक करना है। इसमें क्या है, ओनली वन ऑफ देम, यानी कि जो डोमिनेंस है वो अपने आप उसी के कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे। अब कैरेक्टर पे उठा लीजिए, कैरेक्टर जो होंगे ये कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट से, जिसे फैक्टर कहते हैं। फिर फैक्टर को पकड़ लीजिए, फैक्टर कैसा होता है, ये पेयर में होता है। तो इस तरीके से आप याद हो जाएगा। पहले क्या, कैरेक्टर के बारे में बताना, फिर कैरेक्टर को पकड़ लीजिएगा, फिर कैरेक्टर जो होते हैं कंट्रोल करते हैं डिस्क्रीट यूनिट, जिसे आप फैक्टर कहते हो, फिर फैक्टर क्या होता है, ये पेयर में पाया जाता है। ठीक है ना। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, 17 मिनट की वीडियो हो चुकी है। मैं अगले लेक्चर में आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के ऊपर बात करूंगा। अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस तो हो चुका है, ठीक है ना।